हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। आखिर क्यों भारत के 65 बहादुर सैनिक रूस की मदद के लिए यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, यह खबर पूरी दुनिया को हिला रही है। नाटो के सामने खड़े इन भारतीय जांबाजों की तैनाती ने युद्ध की तस्वीर ही बदल दी है। पर भारत अकेला नहीं है, उसके साथ और भी देशों के सैनिक इस मोर्चे पर पहुंच चुके हैं, जिनकी मौजूदगी ने पूरे यूरोप और अमेरिका में बेचैनी बढ़ा दी है। ये पूरा मामला रहस्यों और रणनीतियों से भरा हुआ है, जिसकी गूंज हर राजधानी तक पहुंच रही है। उधर डॉलर का खेल खत्म करने के लिए रूस ने जो जबरदस्त सिस्टम निकाल दिया है, वो तेजी से सफल होता जा रहा है। इस नए सिस्टम ने व्यापारिक नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी है। भारत और चीन जैसे देश जो लंबे समय से डॉलर की जकड़न में थे, अब इस कदम से राहत की सांस ले सकते हैं। रूस का ये निर्णय डॉलर की पकड़ ढीली कर देगा और रूसी व्यापार आसमान तक पहुंचाने का रास्ता खोलेगा। उधर भारत को लेकर रूस ने जो नया बयान दिया है, उसने तो सचमुच पूरे विश्व में हलचल मचा दी है। इस बयान ने भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक भूमिका को और मजबूत कर दिया है। अब हर बड़ा देश सोचने पर मजबूर है कि भारत और रूस की साझेदारी आखिर कहां तक पहुंच सकती है और यह साझेदारी किस तरह से दुनिया की दिशा बदल सकती है। और अब आती है सबसे दिलचस्प खबर। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दुनिया के कोने कोने से नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर मेसी का संदेश दिलों को छू गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी के नेतृत्व की तारीफ में अनोखी शुभकामना दी। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ साथ ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी देसी रंग में शुभकामनाएं दी। इटली की राष्ट्रपति मेलोनी ने खास शब्दों में सम्मान जताया। उधर भारत के भीतर राहुल गांधी और खड़गे ने भी अपने बयान दिए। विपक्ष की तरफ से भी बधाइयों की गूंज सुनाई दी। यह नजारा बताता है कि मोदी का जन्मदिन किसी राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक उत्सव में बदल गया है। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले भारत रूस बेलारूस का महाअभ्यास सुनिए। तो जापद 2025 नाम का यह विशाल सैन्य अभ्यास रूस और बेलारूस की साझा ताकत का प्रदर्शन था, जिसमें भारत ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि वो इस रणनीतिक मंच का अहम हिस्सा है। 5 दिन तक चले इस युद्धाभ्यास में करीब 1 लाख सैनिक शामिल हुए। 43 ट्रेनिंग सेंटरों पर टैंकों और तोपों की गड़गड़ाहट ने यह दिखाया कि ये सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि युद्ध जैसी असली परिस्थितियों की तैयारी थी। 333 लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों के साथ साथ 247 नौसैनिक जहाजों ने इसे जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक फैला दिया। यानी ये एक त्रिआयामी युद्धाभ्यास था। खास बात यह है कि यह सब उस समय हुआ जब रूस और नाटो देशों के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका था। हाल ही में पोलैंड की जमीन पर रूसी ड्रोन गिराए जाने की घटना ने हालात को और विस्फोटक बना दिया था। ऐसे में इस अभ्यास का मकसद न सिर्फ सैन्य क्षमता दिखाना था, बल्कि यह भी जताना था कि रूस और उसके सहयोगी किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और भारत जैसी बड़ी शक्ति की उपस्थिति ने इस संदेश को और भी ताकतवर बना दिया। अब भारतीय सैनिकों की दहाड़ सुनिए। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि 65 बहादुर भारतीय सैनिक इस अभ्यास में शामिल हुए। उनका मकसद था रूस के साथ विश्वास और सहयोग की नींव को और मजबूत करना। जब भारतीय जवान रूसी जमीन पर कदम रखते हैं तो ये केवल अभ्यास नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का संदेश होता है। ये उन दुश्मनों को चेतावनी है जो भारत रूस की दोस्ती पर शक करते हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी देखिए। तो जापद 2025 युद्धाभ्यास दरअसल रूस का एक बड़ा रणनीतिक प्रदर्शन था, जिसमें भारत के साथ साथ ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली जैसे देश भी शामिल हुए। इससे यह साफ संकेत मिला कि रूस अपने पुराने और नए मित्र देशों को साथ लेकर पश्चिमी दबाव के खिलाफ एक नई धुरी खड़ी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को बारीकी से देख रहे थे, क्योंकि वॉशिंगटन लगातार रूस से यूक्रेन युद्ध रोकने और बेलारूस से रिश्ते नरम करने की अपील करता रहा। लेकिन हकीकत यह है कि रूस भारत जैसे साझेदारों को साथ लेकर एक नई रणनीति गढ़ रहा है। यही वजह है कि जापद 2025 सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी था। रूस ने यह दिखाया कि वो अकेला नहीं है और उसके साथ भारत जैसे मित्र मजबूती से खड़े हैं। पोलैंड में रूसी ड्रोन गिरने की घटना ने यूरोप को डरा दिया था, लेकिन उसी समय रूस और भारत ने युद्ध भूमि में कंधे से कंधा मिलाकर यह संदेश दिया कि अब वैश्विक राजनीति की पटकथा बदल रही है और नए गठबंधन सहयोग और साहस के दम पर दुनिया की दिशा तय करने वाले हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें
एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीचल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीचल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि रूस ने फिर कैसे लौटाया बार्टर का जमाना। तो देखिए, ये पूरा मामला दरअसल पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़ा है। जब रूस पर डॉलर और यूरो के लेन देन पर रोक या सख्त निगरानी लगाई गई तो रूस को अपना व्यापार चलाने के लिए वैकल्पिक रास्ता निकालना पड़ा। यही वजह है कि रूस पुराने जमाने के बार्टर सिस्टम यानी वस्तु के बदले वस्तु वाले व्यापार की ओर लौट आया है। अब रूस अनाज, गेहूं और फ्लैक्स सीड जैसी चीजें देकर चीन से कारें, बिल्डिंग मटेरियल, धातुएं और घरेलू उपकरण ले रहा है। मतलब कैश की जगह सामान का आदान प्रदान हो रहा है। यह तरीका इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि इसमें डॉलर या यूरो जैसी पश्चिमी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध बेअसर हो जाते हैं। रूस का अर्थ मंत्रालय पिछले साल बाकायदा कंपनियों को 14 पन्नों की गाइडलाइन देकर सिखा चुका है कि प्रतिबंधों से बचने के लिए बार्टर सौदे कैसे किए जाएं। नतीजा यह है कि रूस और चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे देश भी अब इस सिस्टम का हिस्सा बनने लगे हैं। आसान शब्दों में कहें तो रूस ने युद्ध और प्रतिबंधों के दबाव में वैश्विक व्यापार के नियमों को उलट पलट दिया है और नकदी की जगह गेहूं और एल्यूमिनियम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना ली है। अब सुनिए कि डॉलर का दबदबा क्यों टूटा और बार्टर ने रफ्तार क्यों पकड़ी। तो पश्चिमी देशों ने रूस पर 2014 में क्रीमिया कब्जे के बाद और फिर 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद अब तक 25,000 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिनमें सबसे बड़ा झटका था रूस के बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देना। यानी रूस अब सीधे डॉलर या यूरो में दुनिया से पैसा नहीं ले सकता। इस दबाव का असर इतना गहरा हुआ कि अमेरिकी दबाव में चीनी बैंक भी रूसी लेन देन से कतराने लगे। ऐसे में रूस के पास सबसे आसान विकल्प बचा बार्टर ट्रेड, जिसमें पैसा बीच से हट जाता है और सीधे सामान के बदले सामान लिया दिया जाता है। यही वजह है कि अब कारों से लेकर मशीनों तक रूस ने अनाज और धातुओं के बदले सौदे करने शुरू कर दिए। रूस की कस्टम सर्विस ने भी इसे स्वीकार किया है। आर्थिक जानकार मानते हैं कि यह प्रवृत्ति दो बड़ी बातों का सबूत है। पहली, डी डॉलरीकरण यानी दुनिया में डॉलर की पकड़ ढीली पड़ना, और दूसरी लिक्विडिटी क्राइसिस यानी रूस के पास कैश की कमी होना। यही कारण है कि रूस के केंद्रीय बैंक और कस्टम के आंकड़ों में 7 अरब डॉलर का अंतर दर्ज हुआ है, जो ये साफ दिखाता है कि बार्टर का पैमाना कितना बड़ा हो चुका है और ये रूस की मजबूरी के साथ साथ एक नई रणनीति भी बन गया है। 3, अब जरा पुतिन की चुनौती और अर्थव्यवस्था की सच्चाई जानिए। तो पुतिन भले ही दावा कर रहे हों कि रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी भविष्यवाणियों को झुठलाकर G7 देशों से भी ज्यादा तेज बढ़ रही है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस का केंद्रीय बैंक खुद स्वीकार कर चुका है कि देश तकनीकी मंदी में फंस चुका है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और विदेशी व्यापार का अधिशेष यानी कमाई और खर्च का संतुलन 14% तक गिर गया है। जनवरी से जुलाई के बीच ही निर्यात 11 अरब डॉलर कम हो गया, जबकि आयात बढ़ गया। इससे साफ है कि रूस का व्यापार ढांचा दबाव में है। सरकार और बैंक बार्टर जैसे विकल्पों पर खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन असलियत यह है कि कारोबारियों को बचाने के लिए हर तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। छोटे व्यापारी तक क्रिप्टो करेंसी, नकदी ढोने और ऑफसेट खातों जैसी तरकीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में रूस में एक साथ 15 अलग अलग पेमेंट मॉडल चल रहे हैं। ये सब मिलकर यही दिखाता है कि रूस की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन देश हार मानने को तैयार नहीं और हर संभव रास्ता आजमा रहा है ताकि व्यापार और अर्थव्यवस्था जिंदा रह सके। अब जरा इतिहास की गूंज और भविष्य का रास्ता जानिए। तो सोवियत संघ टूटने के बाद 90 के दशक में रूस की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि पैसा खत्म हो गया और लोग चीजों को खरीदने बेचने के लिए बार्टर यानी सामान के बदले सामान का सहारा लेने लगे। उस समय यह सिस्टम अफरा तफरी और अव्यवस्था का प्रतीक बन गया था। लेकिन आज हालात अलग हैं। रूस के पास पैसा है, मगर पश्चिमी प्रतिबंधों ने डॉलर और यूरो के लेन देन को रोककर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काट दिया है। ऐसे में रूस के पास बार्टर का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। चीन इस मौके को अपने लिए फायदेमंद मान रहा है और रूस मजबूरी में उसे स्वीकार कर रहा है। यही वजह है कि अब अनाज, फ्लैक्स सीड, एल्यूमिनियम और मशीनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये साफ संकेत है कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में भारी हलचल है। रूस कह रहा है कि ये प्रतिबंध गैर कानूनी है और चीन इन्हें पक्षपातपूर्ण बता रहा है। यानी बार्टर एक तरह से रणनीतिक हथियार बन रहा है, लेकिन इतिहास बताता है कि बार्टर का रास्ता हमेशा जोखिम और उलझनों से भरा रहा है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह मजबूरी रूस को नई आर्थिक ताकत देगी या फिर उसे उसी अव्यवस्था में ढकेल देगी जो 90 के दशक में उसने झेली थी। अब जरा भारत के लिए मॉस्को की गरज सुनिए। तो अमेरिका के टैरिफ दबाव और ट्रंप की सख्त नीतियों के बीच रूस ने साफ कर दिया है कि भारत और रूस का रिश्ता किसी भी बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होगा।
रूसी विदेश मंत्रालय ने इससे भरोसेमंद पूर्वानुमेय और रणनीतिक साझेदारी बताया, जिसकी नींव दोनों देशों की संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता पर टिकी है। रूस का कहना है कि भारत दशकों पुरानी दोस्ती निभा रहा है और वैश्विक मामलों में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए हुए है। इसी कारण दोनों देश एक साथ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे सिविल और मिलिट्री प्रोडक्शन, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट और रूस के तेल क्षेत्रों में भारतीय निवेश। इसके साथ ही दोनों ने पेमेंट सिस्टम पर सहयोग बढ़ाया है, लोकल करेंसी यानी रुपया और रूबल के इस्तेमाल को विस्तार दिया है और नए ट्रांसपोर्ट तथा लॉजिस्टिक रूट तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि यह साझेदारी केवल कूटनीति नहीं, बल्कि तकनीक, ऊर्जा और सुरक्षा के मोर्चे पर गहरी होती जा रही है और इसे तोड़ना पश्चिम के लिए नामुमकिन है। अब सुनिए कि अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर रूस का कौन सा आखिरी जहाज पहुंचा। तो रूसी तेल से भरा एक विशाल टैंकर द स्पार्टन इस समय अडानी समूह के मुंद्रा पोर्ट के करीब पहुंच चुका है। इसमें करीब 10 लाख बैरल उराल्स क्रूड मौजूद है, जिसे भारत की कंपनी HPCL मित्तल एनर्जी के लिए उतारा जाना तय है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज पर ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने पहले ही प्रतिबंध लगा रखे हैं, क्योंकि उन देशों का आरोप है कि यह रूस को तेल आपूर्ति में मदद कर रहा था। ऐसे हालात में यह टैंकर मुंद्रा में उतरने वाला उन आखिरी जहाजों में से एक होगा जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया था। दरअसल अडानी समूह ने साफ आदेश दिया है कि भविष्य में ऐसे प्रतिबंधित जहाजों को पोर्ट पर जगह नहीं दी जाएगी। यानी यह सौदा न केवल रूस से भारत के ऊर्जा रिश्तों का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारत पश्चिमी दबाव के बावजूद अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है और अंतिम समय तक हर वैकल्पिक रास्ता तलाश रहा है। अब जरा अडानी समूह का ऐतिहासिक आदेश सुनिए। तो 11 सितंबर को अडानी समूह ने साफ घोषणा कर दी थी कि अब किसी भी ब्लैकलिस्टेड जहाज को उसके किसी भी पोर्ट पर प्रवेश नहीं मिलेगा। यह आदेश तत्काल लागू कर दिया गया, लेकिन उन जहाजों को छूट दी गई जो पहले से रास्ते में थे। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के अनुरूप लिया गया है। इसका असर सीधे मुंद्रा के साथ समूह के सभी पोर्ट पर पड़ेगा, जहां अब तेल कारोबार की पूरी गणना बदल जाएगी। चलते चलते अब जरा पीएम मोदी का जन्मदिन और दुनिया भर के नेताओं का संदेश सुन लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से शुभकामनाओं की बरसात हुई। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजकर दुनिया को चौंका दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन कर शुभकामनाएं दी और भारत रूस साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प जताया। मोदी ने भी उन्हें धन्यवाद देते हुए यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में भारत की भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने केवल 25 सेकंड के वीडियो में मोदी को सीधे उनके पहले नाम नरेंद्र कहकर संबोधित किया, उन्हें अपना सच्चा मित्र बताया और भारत इजरायल की साझेदारी को नई ऊंचाई तक ले जाने का वादा किया। यह संदेश केवल शुभकामना नहीं, बल्कि भारत इजरायल की अभेद्य दोस्ती का प्रमाण था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने 21 सेकंड का वीडियो भेजा। उन्होंने मोदी को अपना मित्र कहा और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की भूमिका को सराहा। उन्होंने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया हर दिन भारत की मित्रता पर गर्व करता है। यह संदेश क्वाड जैसी साझेदारियों की मजबूती की गवाही था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 40 सेकंड का वीडियो भेजा। उन्होंने हिंदी में नमस्कार कहकर शुरुआत की और मोदी की नेतृत्व क्षमता और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनके संकल्प की तारीफ की। उन्होंने सुरक्षा सहयोग पर साझेदारी का भरोसा दिया और मोदी को न्यूजीलैंड आने का निमंत्रण भी दिया। यही नहीं, पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भी वीडियो संदेश भेजे, जो भारत की बढ़ती वैश्विक छवि और मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता का मजबूत सबूत हैं। हॉलीवुड सिंगर मैरी मिल्बिन ने गाना गाकर अपना प्यार जताया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी के नेतृत्व को अद्भुत बताते हुए उन्हें प्रेरणा का स्रोत कहा। अब जरा ट्रंप का फोन और दोस्ती का ऐलान सुनिए। तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10:53 पर मोदी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। 11:30 पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि उन्होंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत की। ट्रंप ने मोदी को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि भारत अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाइयों तक जाएगी। मोदी और ट्रंप के बीच ये बातचीत 40 दिन पहले लगाए गए 50% टैरिफ विवाद के बाद पहली बार हुई। इसी बातचीत ने संकेत दिया कि दोनों देशों के रिश्ते फिर पटरी पर लौट सकते हैं। 7. अब जरा विपक्ष का सियासी अंदाज और शुभकामनाएं सुनिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राहुल गांधी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
शशि थरूर ने तस्वीर साझा करते हुए मोदी को राष्ट्र सेवा में सफलता की शुभेच्छा दी। शरद पवार ने भी अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए कहा कि देश की प्रगति मोदी के नेतृत्व में और तेज होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी का अटूट समर्पण भारत को स्थिरता और प्रगति दे रहा है और जनता हर दिन उन्हें आशीर्वाद देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मोदी ने अपने असाधारण नेतृत्व से देश में महान लक्ष्यों को हासिल करने की संस्कृति पैदा की है और पूरी दुनिया उनके मार्गदर्शन पर विश्वास जता रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें त्याग और समर्पण का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी के नेतृत्व को भारत की ताकत और सम्मान बढ़ाने वाला बताया। अब जरा दिल्ली से लेकर आम जनता तक का जोश सुनिए। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मोदी हमेशा दिल्ली के साथ खड़े रहे और उनकी दृष्टि से विकसित दिल्ली का लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, 400 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क और यमुना सफाई के लिए दिए गए अनुदानों का उल्लेख किया। आप नेता आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने भी अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की दुआ की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी ने जीवन भर राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता दी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा में बदल दिया। देश भर में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और प्रदर्शनियां आयोजित हुईं। इस बीच ये जन्मदिन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भारत की एकजुट राजनीति और वैश्विक कूटनीति की ताकत का प्रतीक बन गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।